स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूजन एनर्जी का जो रिसेंटली न्यूज़ आने लगा है फिर से 2024 के न्यूज़ के बारे में। तो उसे समझते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है आईटर, ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये फ्रांस में है और ये 2007 से फिजिकल बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया गया है। 16 साल हो चुका है अभी तक। और रहा बात की ये एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन है जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। सब लोग दबा के पैसा डाल रहे हैं और इसमें जो बजट है बहुत ज़्यादा बड़ा बजट है। मतलब 2006 में इनका प्लान था कि हम लोग 10 ईयर्स में एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, मैं क्लियर कर दूं ना, वर्किंग नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बना लेंगे। 2006 से नींव रखा गया और बजट निकाल दिया गया कि 5 बिलियन यूरो, डॉलर नहीं यूरो, उससे भी ज़्यादा। तो 5 बिलियन यूरो में हम लोग आपको 2016 तक में मतलब रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल तो बना ही देंगे। ठीक है। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये ग्राफ है मतलब 2022 तक का, कि हर साल वो खिसकते चला जा रहा है। मतलब कि 2007 हुआ कि अच्छा डेडलाइन अभी भी वही है। 2008 हुआ, डेडलाइन को 2018 कर दिया गया। फिर 2009 हुआ, 2010 आया, 10 में उसको एक साल और खिसका दिए। ठीक है, 2019 हो गया। 2011 हुआ, वो एक साल रह गया। फिर 2012 हुआ, फिर 20 कर दिया। मतलब हर 2 साल के बाद वो एक साल खिसकाते जा रहे हैं, ठुक ठुक। फिर 2014 में थोड़ा लंबा खिसका दिए और इस बार बजट बढ़ गया। बजट हो गया इनका 13 बिलियन यूरो। और ये मतलब एक एयरक्राफ्ट, निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये सिंगल मोस्ट एक्सपेंसिव चीज में आता है एयरक्राफ्ट कैरियर, उस लेवल पर चला गया है। 2023 हो गया। ठीक। अब बोलेंगे 2023 आके तो चला गया, हाँ उसके बाद भी बढ़ता गया। अब हो गया 2015 में उसको बढ़ा के फिर बढ़ा के उसके 2025 कर दिया गया। फिर 2025 काफी टाइम तक है, काफी टाइम तक है, काफी टाइम तक है, वो अब बढ़ा दिया। तो हिसाब ये समझिए इनका जो फिनिश लाइन है वही मूव करते जा रहा है। मतलब बोल रहे 2016 था और 2026 में भी नहीं होने वाला है। तो फिनिश लाइन जो है इनका बहुत भाग गया है। अभी का जो रीसेंट न्यूज़ है उसमें यह है कि 5 बिलियन ओवर रन होगा यूरो में। मतलब पैसा तो गिनना ही मत है। और 2034 में ये इनका शायद प्लाज्मा तक पहुंच जाए। ये हो गया, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उन्हीं की तरफ से न्यूज़ है कि 2034, 2006 में बनाया गया था, 2016 में था और 2034 मान लीजिए 36 ही चला जाएगा। अब पैसा इनको अभी भी मिल रहा है। ऐसा तो स्कैम इतना नहीं चलता है कि भाई इतना लंबा आप बिहाइंड शेड्यूल चलिए और आपको देते हैं। मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया जाता है इतने ओवर बजट होने पे। ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, डेडलाइन खिसकते जा रहा है। और भी हम प्रिटी श्योर है 2034 में भी नहीं होने वाला है। तो इनका एम क्या था, जो ये सब बना रहे हैं इसका एम क्या था? मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये टेस्ट बेड है। इसको रिएक्टर भी कहना बहुत गलत ही है, क्योंकि ये समझिए इसको पावर बनाना ही नहीं है। इसको बोले पावर प्लांट ना, ये पावर प्लांट नहीं, ऐसे पावर खाता है। तो ये क्या कर रहा है, इनका काम है फ्यूजन को डेमो करना। यानी आपको समझना पड़ेगा, आप फ्यूजन अचीव कर लेते हो, काम उससे नहीं होगा। फ्यूजन अचीव करने के बाद उससे आपको स्टीम साइकिल चलाना पड़ेगा। स्टीम साइकिल चला के उससे एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर पूरा एनर्जी को बैक फीड करना पड़ेगा ताकि जो फ्यूजन के लिए आपको एनर्जी लगा था वो होना चाहिए। फिर जाके आप जो सरप्लस बचेगा वो आप बेच पाओगे। ठीक है। और ऐसा सब प्लांट होता है। जैसे कोयला पावर प्लांट आप लेते हो तो ऐसा नहीं कि कोयला से जो आप स्टीम चला रहे हो उससे सिर्फ बिजली बन रहा है। उससे जो बिजली बनता है उसका एक काफी बड़ा हिस्सा जाता है आपके फीड वाटर पंप में। जो पानी जो लिया जाता है उसे प्रेशराइज करता है, तब जाके बॉयलर में भेजा जाता है। तो प्रेशर पंप्स बहुत ज़्यादा बिजली खाता है, कई किलोवाट से लेकर कई मेगावाट तक का होता है। बड़े बड़े प्लांट में कई मेगावाट खाता है, तब जाके वो उतना इफिशिएंसी बढ़ाता है कि वर्थ हो जाता है। तो ऐसे कर हर चीज़ में होता है कि मतलब आपका जैसे आपका गाड़ी है तो गाड़ी का जो मेन इंजन सिर्फ चक्का थोड़ी चलता है, अल्टरनेटर भी चलाता है, उससे बाकी सारी चीज़ चलता है। वैसे ही हर जगह पे होता है कि आपको थोड़ा सा फीडबैक करना है। फ्यूजन में प्रॉब्लम है कि फ्यूजन बच्चे लोग बना लेते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है 14 साल का बच्चा बनाया हुआ। आप लोग स्कूल लेवल पे इंजीनियरिंग कर सकते हो, बना सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं, बच्चों खेलने का चीज़ है, बच्चे लोग बनाते हैं। लेकिन उससे एनर्जी नहीं निकाल सकते। प्रॉब्लम वहाँ आता है, एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे तक कि हम ऐसा फ्यूजन बनाएंगे जिसमें एनर्जी निकल रहा है। क्या उससे बिजली निकल रहा है? नहीं। सिर्फ फ्यूजन में जितनी एनर्जी है हम दिखाएंगे कि इनपुट एनर्जी अगर मान लीजिए 1 है, हम आउटपुट 2 दिखाएंगे। ये पावर प्लांट नहीं है। पावर प्लांट के लिए कितना चाहिए? मिनिमम 200। मतलब मैं 1 यूनिट एनर्जी डालूं, मुझे एटलीस्ट 200 यूनिट दे, तब जाके वो जो पूरा साइकिल होगा इनएफिशिएंसी का। जैसे कि आप सबसे बड़ा न्यूट्रॉन में एनर्जी है, न्यूट्रॉन से एनर्जी कहाँ डंप किए? पानी में डंप किए, पानी से निकाले, वहीं आपका 30-40% वेस्ट हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकली स्पीकिंग 70% वेस्ट हो जाएगा। तो 70% वेस्ट होने के बाद जो बचेगा उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि पूरा ये टोकामेक चला सके और फिर आप सरप्लस बेच सकें। तो 200 भी एक्चुअली थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली बता रहे हैं।
तो लॉजिक ये है कि वो उस लेवल पे जाना ही नहीं था इनका, इसीलिए टारगेट सिर्फ 10 साल का रखा गया था कि भैया उस तरह का चीज़ के लिए आप बोल दो 35 साल लगेगा, कोई नहीं बनाने देगा। लेकिन इनका था कि सिर्फ हम फ्यूजन दिखा देंगे कि फ्यूजन बनाया जा सकता है, फ्यूजन में सरप्लस एनर्जी निकाली जा सकती है, फिर उससे सारा डेटा जो जनरेट होगा वो कमर्शियल पार्टनर्स को दिया जाएगा, सारे देशों को। यानी कि जितने भी देश इस पे खर्च किए हैं सबको, जैसे इंडिया हो जाए, रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, ये सारों को वो डेटा दिया जाएगा, वो लोग अपना कमर्शियल बनाते जाएंगे। आइडिया ये था, क्योंकि ये इनको है ही नहीं कि ये पावर प्लांट बनेगा, इससे बिजली बनेगा, ये है ही नहीं डिज़ाइन में। इसीलिए इसका डिज़ाइन में वाटर ब्लैंकेट सिर्फ टेस्टिंग के लिए है कि अच्छा हम पानी डालें, पानी बॉयल भी हो रहा है कि नहीं, कितना प्रेशर में डालना है, वो सब पूरा सेटिंग के लिए है। और ये सब के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, ईयू हो, इंडिया हो, जापान हो, कोरिया हो, रशिया हो, यूएसए हो, सब लोग पैसा दे रहे हैं। हम बोलेंगे हम टैक्स नहीं भरते, भैया जीएसटी डालते हो ना, जा रहा है वहाँ पैसा। तो समझना बहुत ज़रूरी है। एम इसका बहुत हल्का है, और जिस हिसाब से जो चले थे, यानी कि 2006 में 2016 तक का जो बात था, लॉजिकल था। लेकिन ये जो अब जो लॉल हो गया कि 2034 इनका टारगेट ही खिसकाते जा रहे हैं, बिहाइंड शेड्यूल ये आज तक नहीं बोल रहे हैं। हाँ नहीं, बस थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट हो जाए, इसलिए अब तो हमको मतलब पुराना अखबार खोज के देखना पड़ रहा है कि एक्चुअल टारगेट क्या था इनका। तो इसके लिए और बहुत बड़ा यूनिट है, आप देख सकते हो, बंदा है वो, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक महंगा है। तो एम इनका यही था कि सिर्फ फ्यूजन का प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को हम क्लियर कर देते हैं, आप लोग इससे पावर प्लांट बनाइए। इसके लिए हम लोग पैसा पानी से बाहर हैं पिछले 30 साल से। अब बात करते हैं इसका रियलिटी क्या है। रियलिटी यह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट डेकेडल प्रोजेक्ट में नापा जाता है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड से आप काम कर रहे हैं, मे बी आप एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 10 साल में बना सकेंगे, वो भी फिजन पे, जो कि फुल्ली प्रूवन है, टाइम टेस्टेड है, पता है टिकट एंड गो है। वो भी बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। तो अगर कोई बोलता है ना कि आज से 10 साल बाद कुछ बनेगा, उसे जूता लीजिए, चप्पल से मारिए, ऐसा नहीं होने वाला है किसी भी हालत में। पूरी टेक्नोलॉजी प्रूफ हो जाए, पूरा सप्लाई चेन बन जाए, तब मे बी आपको 15 साल लगेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से एक्चुअल पावर आने में, मे बी। तो समझ लिए कि अभी कोई अगर आपको बता रहा है आज के टाइम में 2024 में, अरे 2026 में हो जाएगा, 20 ना ना, क्योंकि ये पावर प्लांट नहीं है और ये बन भी जाएगा टेक्नोलॉजी। फिर बोल रहे हैं वो टेक्नोलॉजी था ही नहीं कभी, वो था कि सिर्फ हम प्लाज्मा दिखा देते हैं, आप लोग उसको डेवलप करो। हम प्लाज्मा तक तो पहुंचे ही नहीं है अभी, तो टेक्नोलॉजी कहाँ से डेवलप होगा, और उससे पावर प्लांट तो और भी आगे का चीज़ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको कोई बोला ना तुरंत हो जाने वाला है, 2020 में हो जाएगा, 2030 में हो जाएगा, 2040 में हो जाएगा, ना जी ना, आपको भूल जाना है। बहुत कम ही लोग जिंदा रहेंगे जो इसको देख पाएंगे। तो रहा, और इसका दाम के मामले में 2-3 चीज़ बहुत महंगा लगता है। पहला, न्यूक्लियर टैलेंट, इसमें जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट लग रहे हैं वो एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में है, क्योंकि पता नहीं है किसी को काम कैसे करता है। क्योंकि पेपर में तो है ना कि हम प्लाज्मा को बनाएंगे, प्लाज्मा हीट करेंगे, फ्यूजन हो जाएगा। क्या फ्यूजन होता है? हो जाता है, बट कभी एनर्जी का आउटपुट क्यों नहीं देता है? वो फ्यूजन एनर्जी, ये मतलब कूल डाउन हो जाता है। प्लाज्मा एक तो समझिए कूल डाउन होता है, क्यों कूल डाउन है किसी को नहीं पता। अगर पता होता तो हम लोग बना लिया रहता, किसी को नहीं पता क्यों नहीं होगा। मतलब कुछ साल पहले आया पेपर की वो ब्रिमस्टोन रेडिएशन के माध्यम, मतलब कि जैसे आप प्लाज्मा को मोड़ रहे हो, राइट, प्लाज्मा एक डोनट में है, उसमें घूम रहा है, तो प्लाज्मा कभी भी मुड़ना नहीं चाहेगा ना, हर चीज़ हमेशा से लीनियर जाना चाहेगा। तो वो ड्रिफ्ट मार रहा है, वो ड्रिफ्ट मार में क्या रहा है, एनर्जी डंप कर दे रहा है एक्सरे में, ऐसे ही करके आपका एक्सरे निकाला जाता है। तो वो सब के चलते एनर्जी बहुत वेस्ट हो रहा है। तो प्लाज्मा में आप बहुत एनर्जी डाल रहे हो, मेजॉरिटी सिर्फ वेस्ट हो जा रहा है, वो रिएक्शन उतना हॉट ही नहीं हो पा रहा जितना चाहिए। तो ये तो अभी पता चला है, मतलब ये सारे पेपर्स जो हैं 2020 में के आसपास, नहीं 2010 के बाद समझ लीजिए निकाला गया। बहुत फिर सारा कि ऑर्बिटल जो हमारा कैलकुलेशंस था कि ऑर्बिटल कैलकुलेशन वो गलत था, कि ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, चलो ठीक है। फिर हो गया कि सब लोग को लगा कि सारे आयोन्स जो हैं, जो प्लाज्मा है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, नहीं उसके अंदर कुछ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कुछ नहीं पता, इसीलिए तो नहीं काम कर रहा है। अगर आपको बोलते हैं हमें पता है, नहीं पता है भाई, अगर पता होता तो काम कर रहा होता, नहीं काम कर रहा है। अभी हम लोग एक्सप्लोरेशन फेज में, यानी कि न्यूक्लियर टैलेंट जो चाहिए वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदे चाहिए, और उनको दबा के पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं काम करेंगे। और फिर रेडिएशन मिटिगेशन सस्ता नहीं होता है। आपको कोई मार चूना लगा दे कि इसमें सिर्फ 1000 साल का रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन सिर्फ 5 साल का भी हो तो भी बहुत महंगा पड़ता है। एग्जाम्पल चाहिए, अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी होता है, देखिए उनको कितना पैसा लगता है। उनको बोलिए ना, अरे सर इसमें कितना पैसा लगता है, जूता लेके मारेंगे। बहुत खर्चा होता है, कोई भी चीज़ जिसमें रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा, वो जान निकाल दे, खासतौर पे गामा में, और ये सब उससे ऊपर चलता है न्यूट्रॉन में। तो इसका खर्चा बात नहीं करते हैं, इसीलिए सिर्फ 2 ही लोग आपको न्यूक्लियर बोलेंगे सस्ता होगा, इंजीनियर्स और फिजिसिस्ट। और एक ही लोग बोलेगा कि भैया ये नहीं काम करेगा, जिसका बात आपको सुनना पड़ेगा, वो है बैंक वाले। भैया हमने लोन दिया है, आज तक रिटर्न नहीं आया, और हमेशा उसका लोन ऐसा उसको चुकाना पड़ता है कि सरकार उधारी उठा लेती है, इधर से कर देती है, उधर से सब्सिडी देना पड़ता है, फिर दाएं से ऐसे करना पड़ता है, इतना
फजांग करते हैं ना कि छिपा देना पड़ता है कि भैया एक्चुअली काम नहीं कर रहा है। बोले 1970 से जब कर लिए हैं तो क्यों नहीं हर कोई फ्यूजन कर रहा है? रेडिएशन मिटिगेशन सस्ता चीज़ नहीं है, चाहे 1000 साल का ही आप बात कर लें। बोले हॉस्पिटल सब आपको मारे कि भैया और 1000 साल का रेडिएशन हैंडल करना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट्स लाइक भैया किसी को नहीं पता रेडिएशन कैसे हैंडल करते हैं, किसी को नहीं पता है। यूएसए में तो अभी तक लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि हमने जो इतना न्यूक्लियर वेस्ट बनाए कहाँ रखे हैं, उसका कौन सा प्लांट बनाया जाए, उसका खर्चा अलग से चल रहा है। तो ये समझना पड़ेगा। फिर यूरोप में है कि ना हम डीप वेल बोरवेल कर देंगे, ये कर देंगे। सर बोरवेल का खर्चा कौन दे रहा है आपको? यही बोल रही है, ये सारे खर्चा छिपा दिया गया है। तो सबको लगता है ये प्लांट तो इसने बना दिया, क्या बोलते हैं आपका, जर्मनी बना लिया, फ्रांस बना लिया, या ये बना लिया आपका कोरिया बना लिया। सब चीज़ तो उनका बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो छिपा रहे हैं। वो आपको समझना पड़ेगा कि जिसका फुल साइकिल कंप्लीट हुआ ही नहीं उसे आप कैसे जान सकते हो कि वो चल रहा है। और वही बोल रहा है, रेडिएशन, कोई बोला रेडिएशन कभी सस्ता नहीं होता है, कभी नहीं, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा, क्योंकि रेडिएशन एक इनविजिबल डैमेज है और न्यूट्रॉन रेडिएशन दूसरे चीज़ों को रेडियो एक्टिव बना देता है। तो इसे बस लॉल नहीं बोल सकते। ये जो भी लॉल बोल रहा है वो मंदबुद्धि है, उसे नहीं पता कि न्यूट्रॉन पानी को रेडियो एक्टिव बना सकता है। तो यही समझिए, ये कभी भी सस्ता नहीं होगा। हमें मैं ऐसा बोलता हूँ कि देश की तरक्की के लिए आपको चाहिए चीप एंड अबंडेंट पावर, मतलब सस्ता हो और खूब हो। ये खूब भले दे दे, मे बी आप बहुत बड़ा पावर प्लांट बना दिया 10 गीगावाट दे रहा है, ओए होए होए, लेकिन सस्ता कभी नहीं रह पाएगा। क्यों? वही बोल रहे हैं, टैलेंट का दाम बहुत होता है और टैलेंट का दाम क्योंकि इन्फ्लेशन से वो भाग रहा है, वो हर साल बढ़ाते जाएंगे। आपका सोलर फार्म थोड़े कि उस पर रोबोट लगा दोगे जो साफ कर रहा है और थोड़े से स्टाफ लगते हैं, 4-5 स्टाफ आपका सब स्टेशन में जितने स्टाफ लग रहे हैं वो तो आपको न्यूक्लियर प्लांट में भी लगेंगे, तो फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो और रेडिएशन मिटिगेशन पूरा सप्लाई चेन में कहाँ से बन रहा है, कहाँ बन रहा है, उसको डिस्पोज कैसे करेंगे, और जो पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो देखना चाहते हैं। देखिए जापान का फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट का जो पानी मैनेजमेंट हो रहा है उसमें कितना खर्चा हो रहा है। पानी मैनेजमेंट में रिएक्टर तो कब का फूट फाट के चल गया, पानी में कितना खर्चा हो रहा है। तो भैया, और यही बोल रहे हैं साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग अचीव कैसे कर लिए हाइड्रोजन बूम? ये समझिए, हाइड्रोजन बूम में हमारे पास एक बेनिफिट था। हम लोग को पता था कि वो नहीं अचीव कर सकते, मतलब कि कंप्रेशन से। आइडिया ये था कि हम लोग फिजन कंप्रेशन से अचीव कर पा रहे हैं, यानी कि बूम कर रहे हैं हर तरफ से, वो एक्सप्लोसिव लेंस का इस्तेमाल करके, जो आप लोग ओपेनहाइमर में देखे होंगे, कंप्रेस करते हैं, वो फिजन करता है। ठीक है, आइडिया ये बनाया कि वो फिजन में तो बहुत एनर्जी है ना, वो फिजन से फ्यूजन कराते हैं, वो हो जाता है, आराम से हो जाता है। हम लोग करते आ रहे हैं, खूब बूम बूम बनाया गया है, ज़ार बम्बा बनाया गया है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप फिजन का बूम को हटा दो और बोलो अब फ्यूजन अचीव करो, वो नहीं हो रहा है। उसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है। रिएक्टर्स कब के बनाए? जो टोकामेक, ये मतलब समझिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं, आदम जमाने की है। 1980s तक में तो सब मतलब बहुत सारे टोकामेक्स थे, जापान में, चाइना में, सब जगह था। वो सब बना बना के हम लोग सीख गए कि नहीं पता है किसी को, सबको ऑन पेपर है कि ये काम करेगा, बट काम ही नहीं करता है। तो वही बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग जो है और कंसेंसस नहीं है, ये बहुत डरावना है साइंटिफिक चीज़ में। कंसेंसस नहीं होना यानी कि वो अभी बहुत अनटेस्टेड है। यानी कि अगर आप यूएसए का देखते हो फ्यूजन एनर्जी स्ट्रेटजी, ये मतलब यूएस बोल्ड डेकेडल विजन, मतलब कि आने वाले 10-20 साल में हम लोग क्या करेंगे, ये उनका प्लान है। इनका में वो मतलब समझ लीजिए 2030 से थोड़ा सा आगे में वो पावर प्लांट बना दे रहे हैं। हमने हाँ, अच्छा चूना लगा रहे हो आप। ठीक है, ये उनका प्लान है। ये जर्मनी का प्लांट है, उनका में है कि भैया टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 3 है। और इसका मतलब है कि वो अभी नहीं बनने वाला है, दिल्ली बहुत दूर है। उनका है कि भैया वो 50 ईयर्स तक में भी नहीं होगा। वो सबको छोड़िए, फ्यूजन पे छोड़िए और आगे आप दूसरा चीज़ पे चलिए, मतलब सोलर और विंड पे चलिए, क्योंकि वो है, मतलब जो है इम्परफेक्ट है, लेकिन आप उसे मैनेज कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, वो वर्सेस जो है ही नहीं। और ये अलग अलग देशों का, जैसे यूके का साइंटिफिक रिसर्च पेपर देखिएगा वो अलग है, यूएसए का अलग है, जर्मनी का अलग है, यानी कंसेंसस नहीं है। भैया कैंसर के रिसर्च में आपको इससे ज़्यादा कंसेंसस मिल जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कंसेंसस मिल जाएगा, इसमें किसी के पास कंसेंसस नहीं है। और ये सीधा मतलब जैसे बोलते हैं E=mc² पे डाउट नहीं किया जाता, क्यों? सबने टेस्ट किया, सबने उसको कंटेस्ट किया, ऐसा होना चाहिए। लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रूफ निकाला, तब जाके गाड़ी आगे बढ़ी। हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी चल ही नहीं रही है, किसी के पास नहीं। सर हम ये बोल रहे हैं ना, हम ऐसे बस बोल नहीं रहे, ये हमारा रिएक्टर ये चल रहा है, किसी के पास नहीं है। पल्स में मे बी कह सकते हो कि यूएसए के पास है कि उन्होंने पल्स मारा तो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी दे दिया। इस लाइक सर वो 1.4 था, आपको 200x चाहिए। दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर है और सोलर सिस्टम में नहीं है वो, दिल्ली प्लूटो में है। तो लॉजिक वही है कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे पास, और लैक ऑफ कंसेंसस। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत ध्यान रखिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जो यूएसए का है कि पैलेट को हम लेजर से ना कंप्रेस करेंगे वो बूम हो जाएगा। मैथमेटिक्स सिंपल है, साइंस सही है, उन्होंने पैलेट बनाया, लेजर मारा, बूम हो गया। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये उसका फेम्टोसेकंड का फोटोग्राफी है। इसमें आप देख सकते हो कि वो अनइवन हो गया। क्यों अनइवन हो गया नहीं पता,
खोजो बैठ के कि क्यों अनइवन हो गया। मतलब प्रिंसिपल में सब चीज़ होना चाहिए। बोल रहे ना हम लोग बचपन से देख रहा हूँ डिस्कवरी में कि प्लाज्मा बनाएंगे, प्लाज्मा हॉट हो जाएगा, उससे न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन जब अचीव कर लिए तो काम क्यों नहीं कर रहा है? फ्यूजन उतना नहीं हो रहा जितना चाहिए। हमको चाहिए 200x, वो दे रहा है बेयरली 1, बेयरली। तो बात वही है कि द थ्योरी विल ओनली टेक यू सो फार। थ्योरी में तो हम लोग कब का बैठ गए हैं फ्यूजन लेके, लेकिन ये जो केओस आ जा रहा है कि सर हम कोशिश कर रहे हैं सर उसे कंप्रेस करने का, बेस्ट परफेक्ट ऑप्टिकल टाइमिंग कर रहे हैं कि एकदम सारे लेजर पल्स एक टाइम पे लगे, वो बूम कर भी दे रहा है लेकिन वो कंप्रेशन सही से नहीं हो रहा है, तो आउटपुट कम आ रहा है। वो तो ये कितना 40 साल से कर रहे हैं, अभी तक नहीं पकड़ पाए। तो लॉजिक वही है कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मैच नहीं कर रहा है। थ्योरी में हमारा कब का हो चुका है कि अरे प्लाज्मा बनाओ, प्लाज्मा हीट करो, चिल मारो। लाइक काम नहीं कर रहा है सर। प्लाज्मा बन जा रहा है, प्लाज्मा एनर्जी नहीं दे रहा है। तो रियलिटी ये है कि किसी के पास ये नहीं है, क्या बोलता है, कंसेंसस, कि जैसे अब अगर आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करो तो सब लोग का कंसेंसस हो चुका है। हाँ, बस टाइमिंग अलग है। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार अभी 50 ईयर्स है, कुछ कहेंगे 70 है, कुछ कहेंगे यार 30 ही है। तो लेकिन डायरेक्शन सबका है। यहाँ पे अभी है कि नहीं ये नहीं होने वाला, ये होने वाला है, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। शुद्ध बात है, ये जब हो रहा है तो इसका मतलब है किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग ट्राई करके देख रहे हैं, प्रोडिक्शन का पूरा बेस्ट कंप्यूटर मॉडल ले लीजिए, बेस्ट फिजिसिस्ट ले लीजिए, सब बता रहे हैं ऐसे होगा। टेस्ट करके देख रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर आपको बोलते हैं क्यों नहीं चल रहा, नहीं पता है, किसी को साइंटिफिक नॉलेज नहीं है इस चीज की, कि इसीलिए तो नहीं काम कर रहा है। और ऐसा नहीं कि बोला टोकामेक तो अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। गुड गूगल कीजिए कितने सारे टोकामेक है, कितने सारे स्टेलेटर्स हैं, बना बना के लोग थक गए हैं, नहीं काम करता है। तो अब बात करते हैं फैक्ट का। तो यहाँ पे फैक्ट ये समझिए कि सस्ता नहीं होने वाला। मैं हमेशा बोलता हूँ चीप एंड अबेंडेंट। तो ऐसे करके बेचा उसमें बहुत पावर है, चलो मान भी लेते हैं उसमें बहुत पावर, पता नहीं कहाँ से आप ला रहे हो, लेकिन है। और वो आप ये कर दोगे, सस्ता में दे देगा, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लॉ ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ कौन लॉ लगता है? 14 नंबर बड़ा है 2 से। वो तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जब भी आप फिजन प्लांट्स देख रहे हो, जनरली उसमें जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकल रहे हैं, मतलब उतना ऊम्फ है उसमें। वहीं पे अगर आप फ्यूजन करते हैं तो उसमें 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है, यानी जो न्यूट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो और वही बोल रहे हैं, बच्चे लोग जानते हैं अल्फा बीटा गामा, बड़े लोग जानते हैं भैया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन फोड़ देता है चीज़ों को वो मोलिकुलर लेवल में घुस के तोड़ देता है। ये हो रहा है फ्यूजन रिएक्टर के अंदर। जो वॉल है, ये वॉल का हालत है उखाड़। अब बोले भैया ऐसा टूटा फूटा क्यों लग रहा है? ये न्यूट्रॉन डैमेज है, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसे फोड़ा जा रहा है, अंदर घुस के वहां पे एलिमेंट्स को तोड़ दे रहा है, वो नहीं टिकने वाला है मटेरियल। तो हिसाब वही समझिए। तो रहा बात की फिजन कैसे चल रहा है, उसमें भी तो मान लीजिए कि 2 कम है, लेकिन है तो वो भी न्यूट्रॉन, तो वो क्यों हैंडल कर पा रहा है? क्योंकि जितने भी फिजन है उसमें ये जो पावर प्लांट्स है, चाहे इंडिया में लिख लीजिए, सोडियम प्लांट में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, वो सब में कूलेंट होता है। कूलेंट चाहे सोडियम हो चाहे वाटर हो, वाटर रहता है तो बल्ले बल्ले वाटर सीधे न्यूट्रॉन को ठंडा कर देता है, बोले रुको। पानी गर्म हो जाता है, गर्म एज इन रेडियो एक्टिव हो जाता है, वो ड्यूटेरियम ट्रिटियम तक चले जाने लगता है, वो गर्म हो जाता है, वो रेडियो एक्टिवली हॉट हो रहा है। लेकिन बाकी सारी चीज को चिल मारता है कि भाई चिल रहो। वो समझिए न्यूट्रॉन फुल स्पीड से निकल रहा है, खूब डैमेज करेगा, पानी वाला रुको। सोडियम फुल स्पीड से वो स्कैटर कर देगा, थोड़ा सा चिल कर देगा, थोड़ा सा ही। पानी बहुत चिल कर देता है लेकिन वो थोड़ा सा कर देगा, तो बेनिफिट है। उसी के कारण हम लोग का फ्यूजन हम लोग का इतना जल्दी अचीव कर लिया, क्योंकि फ्यूजन में जो डिजाइन है वो संभाल लेता है। तो फ्यूजन में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? फ्यूजन में वैक्यूम चाहिए, यानी न्यूट्रॉन को चिल मारने वाला कोई नहीं है। न्यूट्रॉन फुल स्पीड से निकलेगा और भिड़ेगा। वो किस में भिड़ रहा है? ये है टंगस्टन का ब्लॉक। जो आप ये सब जो स्लैब्स देख रहे हैं ना, ये स्लैब्स हैं। और ये बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? इस स्लैब को प्योर वैक्यूम होल्ड करना है। अगर इतना क्रैक होते रहा, गैसेस लीक करने लगे। दूसरी बात, इस जो वेसल है, वेसल के इस तरफ हाई प्रेशर वाटर है, उसमें क्रैक होता रहा, एक पॉइंट के बाद पानी ही अंदर घुस जाएगा, जहां वो घुसा रिएक्टर बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा परमानेंटली। तो समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है वो आपका इस इन्वायरमेंट को नहीं सर्वाइव कर सकता है। हम लोग बना रहे हैं, पिछले 20 साल से बनाया जा रहा है, कोई नहीं टिक रहा है। और इसीलिए ये जब आप देखेंगे कि ये रोबोट के पीछे काफी मेहनत हो रहा है। क्यों? उनको पता है कोई भी स्लैब चल नहीं रहा, जो टाइल्स लगा रहा है, जो एक्चुअली न्यूट्रॉन को संभाल रहा है, वो टिक ही नहीं पा रहा है। मतलब कि हम संभाल लेंगे, एक दिन हम संभाल लिए, एक हफ्ता बाद भाई 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 रिप्लेस करो भाई। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? वहां इतना रेडिएशन है बंद होने के बाद, जो कि बोला ना न्यूट्रॉन दूसरी चीजों को रेडियो एक्टिव बना देता है, वहां इतना रेडिएशन है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं करेगा। रस्सी वाला रोबोट है, ये रस्सी से घुमा घुमा के ले जाना पड़ रहा है। ये सस्ता नहीं होने वाला है। नहीं बोले ना, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी सस्ता हुआ नहीं। हम लोग 70 साल से कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम सस्ता कर देंगे। पीरियोडिक टेबल पढ़िए सर, कोई एलिमेंट नहीं है इंसान के पास कि हम ना रेडिएशन होगा, एकदम फ्यूजन हो रहा है, हम रेडिएशन को रोक देंगे। इसलिए भैया अल्फा बीटा गामा रोकने में हमारी जान चली जाती है। न्यूट्रॉन बोले वो एलिमेंटल लेवल पे एलिमेंट को तोड़ सकता है, कुछ भी उसके सामने नहीं टिकेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन बम बम, लॉन्ग ड्यूरेशन भूल जाओ।
लॉन्ग ड्यूरेशन में इसीलिए देखिए, जो आप लोग चेरनोबिल देखे होंगे उसमें ग्राफाइट था, तो ग्राफाइट तो रेडियो एक्टिव नहीं होता, तो ग्राफाइट रेडियो एक्टिव कैसे हो गया? न्यूट्रॉन घुस घुस के उसको रेडियो एक्टिव कार्बन बना दिया। और रिएक्टर में फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट जो था उसमें पानी क्यों रेडियो एक्टिव हो गया? ठूस ठूस के न्यूट्रॉन, ठूस ठूस के अल्फा बीटा गामा, ठूस ठूस के, फिर उस सबसे कुछ हुआ नहीं तो न्यूट्रॉन घुस गया। न्यूट्रॉन घुसने के बाद हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को नॉर्मल हाइड्रोजन, फिर आपका ड्यूटेरियम 2 हो गया, ड्यूटेरियम अब वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो बोल रहा है फ्यूजन का जो वैक्यूम है उसके कारण से उसे अभी तुरंत चिल नहीं कर पा रहा, चिल नहीं कर पाया तो एलिमेंट नहीं टिक रहा है। तो वही दिक्कत है कि कोई भी एलिमेंट पूरा पीरियोडिक टेबल में, इसका ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि जापान को एक तो बनाना था हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिसमें सिर्फ वो टेस्टिंग करेंगे कौन सा टाइल बनाए जो ज़्यादा दिन टिक सके। टारगेट लाइफ है 2 ईयर्स। कांच आप रख दीजिए ना, कांच छोटा हो जाएगा, मोलिकुलर लेवल पर छोटा होने लग जाता है। ऐसा ऐसा चीज़ है हाई रेडिएशन इन्वायरमेंट में जिसका हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप फ्यूजन प्लांट में डाल के चेक कर लो, 14 आपको मिलेगा कहाँ से? उसी के लिए उनको था पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाना पड़ेगा ताकि वो 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का झटका डाल सके। तो आपको सामने कोई बोल रहा है कि ये सस्ता होगा, चप्पल से मारिए, नहीं होने वाला। कोई भी एलिमेंट नहीं है। बोला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख रहा है भाई क्रैक हो रहा है, और ये तो अब 1-2 साल भी कोई चला नहीं है, तब ये हालत है। और उसके बाद वही समझिए, अभी के टाइम में अबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी है। आज के टाइम में चाहे वो कैलिफोर्निया लीजिए, चाहे वो इंडिया लीजिए, चाहे आप चाइना लीजिए, ये सारी जगह पे सोलर इतना आ रहा है कि दोपहर में कुछ देर के लिए पूरा कंट्री सोलर पे चल सकता है। ये हो रहा है। आधा से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज बीच बीच में पहुंच जा रहे हैं कि अरे इस टाइम के लिए इनका सोलर पूरा 100% हो गया था रिन्यूएबल पे। ये अब हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि मे बी एल्स इफ हो रहा है, बस हाँ ड्यूरेशन भी कम है, क्योंकि अभी हमने तो गाड़ी खोली ही है। सोलर को हुए मेरा उम्र से कम है सोलर का, लिटरली। तो हिसाब वही है। और रहा बात की रिन्यूएबल्स में क्या है सबसे बड़ा प्रॉब्लम? इंटरमिटेंसी। वो अपना मूड पे चलता है, ये बात एकदम सच है, लेकिन धूप हर दिन निकलेगा ही। तो हिसाब वही है कि अगर हम लोग एनर्जी स्टोरेज सॉल्व कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा अराउंड ये 2005 से 2015 तक में, उस टाइम क्या बात होता है? सोलर एंड विंड आर गुड बट दे विल नेवर प्रोवाइड द एनर्जी वी नीड, वी स्टिल नीड कोल, वी स्टिल नीड गैस। ऐसा बात होता था न्यूज़ चैनल में, सारे न्यूज़ चैनल में था। ये उस टाइम का ज़ाइटगाइस्ट था कि रिन्यूएबल्स उतने पावरफुल नहीं है। आज का ज़ाइटगाइस्ट बदल गया, रिन्यूएबल पावरफुल हैं, प्रूफ कर चुके हैं। इंडिया में, चाइना में, अमेरिका में प्रूफ हो गया है, और पूरा का पूरा अफ्रीका तो डायरेक्टली रिन्यूएबल्स में कूद रहा है। तो दैट इज सॉर्टेड। अब है एनर्जी स्टोरेज। क्या ये प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। मतलब आप बोलो कि एनर्जी स्टोरेज चाहिए, इजराइल से सीख लो ना भाई। इंडिया को तो इजराइल से अच्छा दोस्ती है भैया, इजराइल से सीख लो। ये लोग क्लोज लूप पम्प हाइड्रो बना रहे, गीगा वाट आवर की स्टोरेज कैपेसिटी है। और ये तो दूसरा इंडिया में ही काम चल रहा है कि भैया कोल पावर प्लांट है अपना, उसी को बैटरी में बदल देते हैं, E2S पावर। मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो ये सब ज़्यादा प्रैक्टिकल है मतलब इफ एल्स नहीं है, टेक इट एंड गो। ये वैसे बोल रहे पम्प हाइड्रो, टेक इट एंड गो, पिछले 70 साल से चल रहा है। एंड ये ऑलमोस्ट TR7 लेवल पे है, और ये है मतलब कि सब फिजिकली है, जाके देखिए, चल रहा है, काम चल रहा है, उसको फाइन ट्यून किया जा रहा है। अभी तक हमें नहीं पता टाइल कौन सा लगा जो अंदर फूटे नहीं। तो लॉजिक वही है। फैक्चुअली अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि फ्यूजन सस्ता एनर्जी देगा, वो नहीं पॉसिबल है। और एनर्जी का दाम कंपटीशन में होता है। अगर सारे पावर सोर्सेस महंगे हो जाते हैं तो ये ज़्यादा महंगा बिजली बेच पाएगा, लेकिन सब सस्ते होते जा रहे हैं। सोलर सस्ता होगा, सोलर कोल से सस्ता हो रहा है अभी। तो सोलर का दाम जितना घट गया है, विंड में अभी इंडिया कूदा नहीं, और कूदेगा तो अच्छा से, अगर उड़ने लगा, चाइना बहुत स्पीड से कूद रहा है, तो अच्छा थोड़ा दिन में हम लोग को भी बुद्धि आ ही जाएगा कि भैया विंड चाहिए। उसके बाद कैसे कम्पीट कराओगे आप? तो लॉजिक वही है। बोलेंगे आपको एनर्जी स्टोरेज में वेस्ट होता है, बात सही है। अगर एनर्जी सस्ता है, हु केयर्स? सस्ता है, हु केयर्स? ये है, रियल है, हकीकत है। इसका तो अभी तक हमें टाइल्स नहीं पता कि भैया इसमें टाइल्स कैसे बनाए। अब बात करते हैं ये टोटल जो है गैम्बलिंग जो कर रहे हैं, इसमें अब आपका सवाल आता है। आपका सवाल है कि आपको क्या लगता है इन एनर्जी ट्रांजिशन जो है आपके लिए कितना वैल्यूएबल है? कुछ लोगों के नज़र में है कि यार होता है नहीं होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप कोई लेना देना, आप फ्यूजन पे डाल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उस जगह पे आ गए हो कि नहीं यार, अगर इंडिया का टेम्परेचर जिस स्पीड से बढ़ रहा है और बढ़ता रहा, यानी कि अभी अहमदाबाद का मैंने आखिरी देखा था करीब 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा था। किसान लोग बोल रहे हैं कि मिट्टी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 पहुँचने वाला है कभी कभी, और हो रहा है, मतलब ना पर मिट्टी का टेम्परेचर 50 है। और 1 पॉइंट से ज़्यादा खेती आप कर नहीं पाओगे। बीज लगाओगे वो जल जाएगा तुरंत, या तो उसको कंटिन्यूअसली पानी डालते रहना, उतना फ्रेश वाटर तो है नहीं। तो हम सीरियसली मान रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। हम मान रहे हैं कि अगर इंसानियत को तुरंत इस पे एक्शन नहीं लेता, तुरंत जम के नहीं मेहनत करते, भैया कोल बंद करो, नेचुरल गैस बंद करो, ये सब पे तुरंत ब्रेक लगाओ, अगर वैसा नहीं करते हैं तो कल को खाने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं उस नज़रिए से देखता हूँ, ठीक है, ये दोनों है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लोबल वार्मिंग से, मेरे को फर्क पड़ता है। ये दोनों में से आप कहाँ हैं, ये आपका मटीरियल है, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे हिसाब से कि हम लोग को सुधरना चाहिए। क्यों सुधरना चाहिए? भीख मांगना ओपेक से अच्छी बात नहीं है। इंडिया को आप, मेरे को कोई लेना देना, आप मान लो ग्लोबल वार्मिंग आपको जोक लगता है, क्या आप चाहते हो कि इंडिया हमेशा भीख मांगना पड़े? रशिया भैया दे दो, वेनेजुएला हमें दे दो, भैया ओपेक हमें दे दो।
आप चाहते हो ऐसा करें? देश की आज़ादी चाहते हो तो देश के पास एनर्जी खुद का होना चाहिए। ये नहीं कि भैया नेचुरल गैस खरीद-खरीद के हम लोग दिल्ली का ये पीकर पावर प्लांट चला रहे हैं कि भैया शाम को और बिजली बंद ना हो जाए। तो लॉजिक वही है। और मनी जो वेस्ट हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? ये कॉमन सेंसेस है। ये हम लोग को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि जब सरकार पैसा जला देती है, जैसे आप हाइपर लूप पे हुलुलुलु करें, 6 साल पहले से मैं हल्ला कर रहा था। जल गया, पैसा बर्बाद हो गया, उससे होगा क्या, राइट? आप लोग को नज़र नहीं आता कि अच्छा मेट्रो बना रहे थे, नहीं चला तो क्या नुकसान हुआ? इसलिए कि उससे इन्फ्लेशन आ गया। मेरा उम्र 30-32 साल हो रहा है। पनीर बचपन में मैं जो खाता था, जब जाता था दुकान में लाने, वो ₹22 का आता था अमूल का 1 पैकेट, वो ₹150 होने वाला है अभी। मैं 2 जनरेशन नहीं गुज़रा हूँ कि भैया 60 साल हो गए, 30 साल को 1 जनरेशन कहा जाता है। और इतना स्पीड से इन्फ्लेशन भाग रहा है, एक्स में इन्फ्लेशन भाग रहा है भैया, 2x, 4x, 5x में इन्फ्लेशन भाग रहा है। लोग मारे जाएँगे अगर हम लोग और पैसा बर्बाद करते गए तो। तो लॉजिक वही है कि लॉ ऑफ फिज़िक्स एकदम क्लियर करता है, फ्यूज़न जो है, कभी भी सस्ता नहीं हो सकता। हो ही नहीं बोला ना आपका 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी जान ले रहा है। 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिस्टम आप कहाँ से बना रहे हो? हम ना उसको ऐसे कर देंगे ना वैसे हो जाएगा। इसलिए भैया पाइप डैमेज हो जाएगा। आप जैसे पाइप है ना, पाइप में आप रख रहे हो हाई प्रेशर वाटर चल रहा है, वो स्टीम बन रहा है बल्ले-बल्ले। पहली बात वो पाइप कितना दिन चलेगा आपको कैसे पता है? क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है जहाँ पे टेस्ट कर सके। इसीलिए बोला ना जापान वाला वो हाई एनर्जी टेस्टिंग लैब बनाना था। वो पता नहीं वो भी बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि किसी के पास कोई डेटा नहीं है और सब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं और मतलब कि और ये अब आप बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले में जो इतना अच्छा उछल रहे हैं कि हम लोग कर देंगे, किसी से नहीं होने वाला है। और 2024 में एक तो होने वाला था ना, रियल इंजीनियरिंग तो हल्ला किया ना, 2024 चल रहा है। क्या चांसेस है कि होगा उसका? ज़ीरो। बोलने की भी जरूरत नहीं, मैं 2026 में उसका वीडियो बनाऊंगा तो भी नहीं हुआ रहेगा, गारंटी दे रहे हैं। तो लॉजिक वही है, लॉ ऑफ फिजिक्स जो है ना उसे सस्ता नहीं होने देगा। और आप बिजली अगर आपको कोई दे रहा है कि सर हम 6 गीगावाट आवर आपको दे देंगे, मान लीजिए पर दिन 6 गीगावाट आवर हम आपको दे रहे हैं वर्सेस कोई आपको हम 1 गीगावाट 24/7 दे रहे हैं, ठीक है सर बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा दाम 6 गुना ज़्यादा है। तो लोग बोलेंगे भैया एल्युमिनियम बनाने को फ़र्क नहीं पड़ता कि रात को बना रहे हो या दिन में बना रहे हो, एल्युमिनियम बना रहे हो वो फ़र्क पड़ता है। इंडिया देख रहे हैं, इंडिया ऑलमोस्ट इतना स्पीड से जा रहा है कि ये इंडिया का सोलर ग्राफ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्च 2022 का मैं उठा के निकाला हूँ। ये देख लीजिए 2010 में 0.2 गीगावाट, अभी कितना है 54। और बाय द वे ये 2022 का ही हमको मिला, 2024 में तो और आगे चल गया, 60 क्रॉस कर गए हम लोग। ये इंडिया का ग्रोथ है, बाहर का नहीं बात करो, ये इंडिया का ग्रोथ है। विंड तो अभी हम लोग छुए नहीं है और सोलर में अभी टेक्नोलॉजी बाकी है। बोले सोलर में क्या कर सकते हैं, रिफाइंड हो गया, अभी सोलर खुला नहीं है। सोलर हम लोग जितना यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं सिंगल जंक्शन सोलर अरे। ये है सोलर का बड़ा भाई, जैसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल जंक्शन सोलर। ये सैटेलाइट है, मिलिट्री सैटेलाइट में यूज होता है, बहुत महंगा होता है। इसको जो अभी कंपनी लोग काम कर रही है कि इसे हम लोग सस्ते में उतारें या डबल जंक्शन ही उतार दें, आपका सारा पैनल जो है 20 से 25% इफिशियंसी ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। लॉ ऑफ फिजिक्स है, नहीं कर सकते। जहां मल्टी जंक्शन कर दिए वो 51% तक जा सकता है। यानी कि इन प्रिंसिपल ये है, खरीद सकते हैं आप, अभी टेस्टिंग भी कर सकते, बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, टेक इट एंड गो है। वो ऐसा चीज नहीं कि मैं होगा, नहीं नहीं, वो मास प्रोडक्शन नहीं हुआ है, मतलब समझिए लैब से वो निकल गया है, बस उसे मास प्रोड्यूस कैसे करते हैं उस पर काम चल रहा है। तो ये जब बनने लगा, जो ट्रिपल जंक्शन है जो पूरा वेवलेंथ का इस्तेमाल करेगा, ये भैया आपका जितना सोलर फार्म बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सोलर फार्म है, कोई जगह नहीं खरीदना है, वही डबल बिजली देने लग जाएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट कुछ और चेंज नहीं किया, ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर चेंज करना पड़ेगा, इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वही डबल दे देगा। तो लॉजिक वही है कि सोलर में अभी गाड़ी जगह हम लोग इतना स्पीड से बढ़ रहे हैं और जो विंड है, विंड तो अभी अनटैप्ड है इंडिया के लिए, गाड़ी खुल ही जाएगी। और एनर्जी स्टोरेज, बात सही है कि वो अभी अब हमारे लिए वो समस्या है, एनर्जी स्टोरेज कैसे करते हैं उस पर काम चल रहा है, ग्रिड कैसे बनाते हैं उस पर काम चल रहा है। जैसे ये इंडिया का है, इसमें देखेंगे, ध्यान दें, इंडिया में एचवीडीसी में बहुत आगे चल रहा है, इंडिया बहुत अच्छे से आगे चल रहा है। एचवीडीसी इंटरलिंक है। मैं इधर कानपुर में था, वहाँ पे भी दिख रहा था एक रोड में, कानपुर से हमीरपुर के डायरेक्शन में अगर आप कहीं जाइएगा तो दिखेगा एचवीडीसी वाला लिंक दिखेगा, मुझे गाड़ी से जाते हुए दिखा था, जो जिसमें 2 ही तार रहे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रहे, या तो जनरली 3 मिलता है ना, 3 फेस का, आपको 2 ही मिलेगा, तो समझ लीजिए वो एचवीडीसी वाला लिंक चल रहा है। तो वही समझिए 1970 में जैसे कहा जाता था कि क्वार्टर डॉलर में यानी 25 सेंट्स में आपको एक कॉफ़ी मिलता था, 2024 में $3 हो गया है, गुने में दाम भाग रहा है। तो अगर इस स्पीड से दाम बढ़ता रहा, पनीर इतना महंगा हो जाएगा कि मैं कभी छू नहीं, भैया सोना खरीदोगे, नहीं जी पनीर खाना है, भैया पनीर रोल खाना है, ₹1200 ₹1300 किलो हो जाएगा, या तो शायद उतना अभी ही हो गया है। तो लॉजिक वही है कि अगर सरकार पैसा पे पैसा जलाता रहा तो उसका पेनल्टी आप और हम भरेंगे, सरकार तो आगे चले जाएंगे लेकिन हमें पेनल्टी भरना पड़ेगा। घर तो सोचिए, छोड़ ही दीजिए, मेरे ज़माने में कोई खरीदने वाला नहीं है और खाने का दाम भाग रहा है, चाइल्ड केयर तो छोड़ दीजिए, लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दिए हैं, मेडिकल तो छोड़ दीजिए, भगवान बनाइए कि आप सीधे से ऊपर चल जाओ, हॉस्पिटल में गए तो मार दिए जाएंगे। तो लॉजिक वही है कि ये पेनल्टी करना कि पैसा बर्बाद करते हैं, इसलिए सर नहीं चलेगा। प्राइवेट कंपनी क्यों कर रही था? प्राइवेट कंपनी में 2 धांधली है। पहली बात, बहुत लोग अगर जब अपना ही उस पर बिलीव कर लेते हैं कि नहीं मुझे लगता है हो जाएगा,
जैसे बोला ना वो रियल इंजीनियरिंग में अभी लॉन्च होने वाला था, नहीं हुआ, ऑब्वियसली नहीं हुआ। तो लॉजिक वही रहता है कि वो खुद बिलीव कर लेते हैं कि नहीं हो जाएगा। दूसरी बात जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसमें बहुत सारे पंप एंड डंप स्कीम कर रहे हैं कि इसको हाइप कर दो, वो खरीद लेते हैं स्टॉक एकदम एकदम कम दाम पे, हाइप करा देते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। उनका पैसा बढ़ गया, उनको क्या लेना देना है। तो इसीलिए प्राइवेट वाले को ये मान के मत चलिए कि वो प्राइवेट है तो ऑब्वियसली सही होगा। किसी ने आज तक फ्यूजन नहीं अचीव किया है ढंग से, किसी ने नहीं। मतलब पल्स को गिन रहे हैं कि भैया एक पल्स में थोड़ी एनर्जी आ गई, भैया 8 मिनट रिएक्टर चल गया, मजाक भी नहीं कर रहा, ये है प्लाज्मा का टाइमिंग, 8 मिनट प्लाज्मा चला। ये ऐसे नहीं होने वाला है। तो लॉजिक वही है कि जितना भी प्रॉब्लम्स हैं रिन्यूएबल्स में वो अब हमें पता है, उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ग्रोथ दिख रहा है। ये इस पे अगर टूट पड़े हैं तो ये सॉल्व कर देगा। बोल रहे हैं मैं दूसरे देश का बात नहीं कर रहा हूँ, अपना देश का बात कर रहा हूँ। भैया 0.2 से हम लोग 54 तक पहुंच गए। एज करंट रेट 20 साल भी नहीं लगने वाला, खत्म हो जाने वाला है। इंडिया का समस्या ही खत्म हो जाएगा भैया पूरा है। और एनर्जी स्टोरेज उस पर भी काम चल रहा है। बोल रहे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, उस पर काम चल रहा है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। और सोलर में अभी बोल रहे ऐसा भी नहीं कि वो सोलर सैचुरेट हो गया भैया, अभी तो गाड़ी खुली नहीं है। अभी तो हम लोग सिंगल जंक्शन पे है, डबल जंक्शन आएंगे, ट्रिपल जंक्शन आएंगे। दिल्ली बहुत दूर है, उसमें बहुत कैपेसिटी बचा हुआ है। तो लॉजिक वही है कि अब आपको डिसाइड करना है कि फ्यूजन जैसा चीज पे गैम्बल लेना क्या है, सही है या गलत है। वो आपका डिसीजन है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम मानते हैं। आप मान दो कि हमारे पास 200 साल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान दो कि भैया सिर्फ 20 30 25 साल में शॉर्ट करना, नहीं तो इन्फ्लेशन मार डालेगा, तो आपकी डिसीजन है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्यूजन का, जो क्या न्यूज़ बन रहा है कि भैया हर साल वो 1 साल डिले जो होते जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चला कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।